अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ। जी हाँ, ये मौजू है कि अगर आप बतौर किराएदार किसी मकान के अंदर रह रहे हैं या किसी जगह पर या किसी दुकान पर या किसी ऑफ़िस को आपने बतौर किराएदार हासिल किया हुआ है तो आपके क्या हकूक़ हैं। और दूसरी साइड पे मैं ये भी तस्करा करूँगा कि आपने एग्रीमेंट को एट द टाइम ऑफ टेकिंग द प्रेमिसेस ऑन द रेंट कौन कौन सी शिकों का आपने ख्याल रखना है बतौर टेनेंट भी और बतौर लैंडलॉर्ड भी, ताकि मैं दोनों टॉपिक्स को आपके कवर करूँगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बतौर टेनेंट या किराएदार आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर वन ये है कि आपने जो भी एग्रीमेंट करना है उसके अंदर आप जो भी मुद्दत डिसाइड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रेमिसेस 3 साल तक लेनी चाहिए तो आप उसके अंदर 3 साल ही लिखवाएं। अगरचे आपका लैंडलॉर्ड आपको ये कहे कि जी आप 11 माह के लिए कर लें, आप 12 माह के लिए कर लें या आप 2 साल के लिए कर लें, क्योंकि आपने एक ह्यूज अमाउंट स्पेंड करनी है, उसके जो फर्नीचर है, उसके जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंगली उसको ठीक करना है। कोई कर्टन है, कोई मुख्तलिफ़ जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आएंगे, फ़र्नीचर लेके आएंगे, उसकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो लेके आएंगे। तो आप अगर ये करते हैं कि आपने एग्रीमेंट 11 माह का किया तो कानूनी तौर पर आप पाबंद हैं कि आप उसको 11 माह के बाद जो है वो खाली करें, अगर आपको आपका लैंडलॉर्ड या आपका मालिक मकान या मालिक दुकान कहता है। तो आपने पहली शिक तो ये याद रखनी है कि उतनी ही मुद्दत का एग्रीमेंट करें जितना आपको लगे कि आप कानूनी तौर पर उसको निभा सकते हैं। बाद में आप उसको नहीं ये कह सकते कि भाई आपने कहा था कि आप 3 साल के लिए, क्योंकि जो लिखी गई चीज़ है वो मानी जाएगी, जो ज़ुबानी अंडरस्टैंडिंग है उसे कोर्ट जो है एट द टाइम ऑफ लिटिगेशन या कोई मुकदमेबाजी उसको मलूज़े खातर नहीं लाएगा। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि आप इसके अंदर अक्सर लोग मुझसे कहते हैं जी कि हमने जो है ये लिख दिया है कि पार्टी विद द म्यूचुअल कंसेंट इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ा सकती हैं 11 माह के बाद भी, अगरचे हम 3 साल का लेना चाह रहे थे। तो उस पर मेरा ये कहना है कि आपने 11 माह का लिख दिया और आप खुद कह रहे हैं कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ, तो म्यूचुअल कंसेंट तो दोनों पार्टीज़ की होती है। अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको कह रहे हैं कि भाई आप खाली करें, तो अब आप ये तो नहीं कह सकते जी कि मैं इसको ज़बरदस्ती करवाऊंगा, मैं चाह रहा हूँ। तो म्यूचुअल कंसेंट का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से, दोनों फ्री कैन की रजामंदी से। अगर ऐसा नहीं है तो अब आपने जो टाइम लिखा है उसके बाद आपको वो जगह खाली करना पड़ेगी, अदरवाइज़ वो कोर्ट में चले जाएंगे। इसके अलावा आपको रेंट जो है वो किस तरह से अदा करना है उसके बारे में स्पेसिफिकली एक बैंक अकाउंट का जिक्र करना चाहिए, जो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हैं तो आप उसमें लिखवाएं कि मालिक मकान का ये एग्रीमेंट है, जिसके ये अकाउंट नंबर है जिसके अंदर मंथली ये पेमेंट मैं जमा करवाया करूँगा। दूसरी बात है कि आप ये पहले क्लियर कर लें कि आपका किराया जो है वो होली सोली है। इसके अंदर आप ये तो नहीं है कि मालिक मकान आपको कल को कहें जी इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो भी आप अदा करेंगे, इसके ऊपर जो मुरम्मत के पैसे हैं वो भी आप अदा करेंगे, या इसके ऊपर कोई दूसरे अखराजात जो आपने एग्रीमेंट करते टाइम नहीं डिसाइड किए थे, तो आप इसमें स्पेसिफिकली लिखें कि ये किराए के अंदर वो सारी चीज़ें शामिल हैं। बाकी सारे टैक्सेस जो हैं वो मालिक ने अदा करने हैं, क्योंकि इस पर भी अक्सर डिस्प्यूट आता है कि लोग कहते हैं जी हमें ये कहा गया था कि जी आप कोई टैक्स अदा नहीं करेंगे, आप सिर्फ हमें किराया देंगे। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स वाले हमारी प्रॉपर्टी सील कर गए हैं, वो जो कह रहे हैं जी कि लैंडलॉर्ड या मालिक मकान ने या मालिक दुकान ने टैक्स जमा नहीं करवाया तो हम आपकी प्रॉपर्टी को सील करेंगे। तो ये बिल्कुल टैक्स वालों की तो जाहिर है वो एज़ पर लॉ उसको प्रॉपर्टी को सील करने का जवाज़ और इख्तियार रखते हैं, लेकिन आपने एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इस चीज़ को क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो क्लॉजेस को जो भी आपने एग्रीमेंट में डालनी है, जो भी शिकें आपने डालनी है, उसके अंदर क्लैरिटी आना ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि आप इसके अंदर प्रॉपर्टी का तस्करा ठीक तरह से करें। ये किराएदार और मालिक मकान दोनों के लिए है कि आप अगर प्रॉपर्टी के अंदर लिखते हैं जी एक अदद मकान 3 मरला 2 मनाजिल पर 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है, वो दिया गया है, तो अब आपने इस पर स्पेसिफिक नहीं किया। अब वो 2 मंजिलों के ऊपर एक छत है, वो मालिक कहता है जी छत मैंने इस्तेमाल करनी है, मैंने तो आपको सिर्फ 2 मंजिलें दी थी। तो आपने क्लियर लिखना है कि ये मेन गेट के ऊपर आपका लॉक होगा, मालिक को जब आना होगा देखना होगा अपनी प्रॉपर्टी को,
तो वो उसका इख्तियार ज़रूर रखता है, लेकिन उसे 1 हफ़्ते का नोटिस देना पड़ेगा। अब होता ये है कि सारी जगह आपके पास है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। वो कहते हैं जी हमने छत पे जाना है, हर रोज़ छत पे जाना है, रास्ता एक है, अब एंट्री का रास्ता एक है, तो आपकी फैमिली तो डिस्टर्ब होगी। तो ज़रूरी है कि इन क्लॉजेस को आप क्लैरिटी के साथ लिखें कि भाई ये पूरा मकान मैंने लिया है तो फिर ये मैं ही इस्तेमाल करूँगा। आपने इसको देखभाल के लिए चेक करना हो तो आप मंथली 1 दफ़ा आ सकते हैं, उसका आप टेलीफोनिकली या रिटन नोटिस दे दें और उसके बाद आप आ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, उसके बाद 5वीं जो चीज़ है वो ये है कि आपने इस एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना है। ये लाइबिलिटी जो है वो लैंडलॉर्ड की है, क्योंकि रेंट कंट्रोलर एक स्पेशल रेंट ट्रिब्यूनल बन चुके हैं जहाँ पे ये एग्रीमेंट आपको रजिस्टर करवाना होते हैं। उसके अंदर एक जजमेंट आ चुकी है कि बेसिकली जो रजिस्ट्रार हैं उन्हीं के पास ये जिस तरह आप अगर कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करते हैं तो उन्हीं के पास ये रजिस्टर होंगे। पहले ये रेंट कंट्रोलर के पास भी रजिस्टर हो रहे थे, तो वो अब ख़त्म हो चुका है। तो आप देख लें कि आपकी प्रॉपर्टी किस जगह पे आती है, किसकी जुरिडिक्शन में आती है, लेकिन लाहौर के अंदर एटलीस्ट जो है वो रजिस्ट्रार जो हैं प्रॉपर्टीज़ के, उन्हीं के पास ये रजिस्टर हो रही है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने ये टॉपिक से थोड़ा उसकी एक्सटेंशन है, लेकिन जानना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि जो लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, कुछ अरसे के बाद वो अपने टेनेंट को, या टेनेंट कहता है जी कि हम आपकी प्रॉपर्टी को परचेज़ करना चाहते हैं। तो अब आपने जब परचेज़ किया तो वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो भी आपने रजिस्टर करवाना है, क्योंकि देखें आपका स्टेटस कानून के पास जो है वो बतौर टेनेंट का है। आपने अगर एग्रीमेंट टू सेल करके प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है अगर, तो आपने 25-30 लाख रुपया उसका अगर बयाना किया है या एग्रीमेंट टू सेल किया है तो उसको भी आपने रजिस्टर कराना है। ये मैंडेटरी है। अगर आप नहीं कराते तो आपका स्टेटस बतौर टेनेंट ही रहेगा, तो वो पैसे लेके आपके लैंडलॉर्ड मुकर भी सकते हैं। और ज़रूरी ये है कि जब आप एग्रीमेंट टू सेल करें, अब आपका स्टेटस किराएदार से जो है वो ओनरशिप की तरफ जा रहा है, तो आप ये भी क्लैरिटी के साथ बताएं कि भाई हमने आपको 25 लाख रुपया अगर बतौरे दे दिया है, बयाना दे दिया है, तो हम आपको रेंट देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में भी क्लैरिटी लिया है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किराएदारी के कानून के बारे में। और इसके स्पेशल लॉ हैं, अब नया लॉ आ चुका है 2010 में गालबन, उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ ये सारे मामला लिखे हुए हैं ताकि जो टेनेंसी के मामला हैं वो ज़्यादा तवालत का शिकार ना हो। क्योंकि पहले ये होता था कि 20-25 साल ये केसेस चलते थे। अभी भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हुए, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जो है मामला बेहतर हैं। अगर आपको किराएदारी के कानून के बारे में कोई भी इतलात चाहिए हो तो काइंडली कमेंट्स में लिखें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को काइंडली दबा दें ताकि आपको नए लॉज और नए कानून और नए कानूनी खबरों के बारे में बर वक्त इत्तला मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।